नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। यूके से लौटे 2 यात्रियों में कोलकाता एयरपोर्ट पर जांच के दौरान कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रविवार रात यूके से 222 यात्रियों को लेकर आई फ्लाइट के 25 यात्री अपने साथ कोरोना रिपोर्ट लेकर नहीं आए थे। एक अधिकारी ने बताया कि इन सभी को पास के क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया, जहां जांच के दौरान इनमें से 2 यात्रियों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस प्रकार अब तक कुल 8 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि यूके में कोरोना वायरस के म्यूटेशन के मिलने की खबरों के बीच भारत ने बुधवार रात से 31 दिसंबर तक के लिए यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें अभी अलर्ट पर रहना होगा। ब्रिटेन से आने वाले सभी की जांच करनी चाहिए और नया स्ट्रेन कैसा है, इसके लिए जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी फिलहाल जरूरी है। बता दें कि इससे पहले सोमवार रात को लंदन से आई फ्लाइट के 5 यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इनमें कोविड-19 का नया स्ट्रेन है ही या फिर नहीं। इसके अलावा बेंगलुरु में भी यूके से लौटे एक शख्स के कोविड संक्रमित होने की खबर के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हम सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। जो भी यूके से लौटेगा उसकी एयरपोर्ट पर जांच की जाएगी। और इस मसले पर चर्चा के लिए आरबी उपाध्याय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, एक नया स्ट्रेन अब कोरोना का दस्तक दे चुका है जिसने दहशत मचाई हुई है। आपको क्या लग रहा है, क्या भारत में भी ये नया स्ट्रेन आने वाले समय में आतंक का पर्याय बन सकता है? देखिए, डेफिनेटली जिस तरीके से यूके में कोरोना का एक नया प्रारूप देखने को मिल रहा है और उसका संक्रमण जब और फैलेगा जी। तो दूसरे देशों में भी, देखिए, कोरोना कोई हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। कोरोना चाइना से शुरू हुआ, फिर दूसरे देशों में दूसरे देश के लोग यहाँ आते रहे, जाते रहे यहाँ से लोग, और वहां से संक्रमण लेके यहाँ आए, और फिर यहाँ जिस तरीके से संक्रमण फैला वो किसी से छुपा नहीं। अगर एहतियात पहले ही बरता जाता, जैसे कि अब देखा जा रहा है कि जैसे ही यूके में पता लगा कि वायरस का एक विविध स्वरूप सामने आया है और वहां की जो सरकारें हैं वो चिंतित हैं और वो अपने यहाँ जो भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है वो ले रही हैं। तो देखिए, यहाँ भारत में भी सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट ले, और उसी के तहत आप देखेंगे कि भी एयरपोर्ट पर टेस्ट बहुत जरूरी किया गया है और बल्कि फ्लाइटों को बैन किया गया है। तो एक अच्छा कदम है। इससे जो प्रसार है उसका रुकेगा, और जो वायरस जिसकी संभावना बनती है कि भी यूके से जो लोग आएंगे, अगर उनमें से 2 भी संक्रमित हैं तो वो लोग यहाँ संक्रमण फैलाएंगे। तो सरकार का एक अच्छा एहतियाती कदम है और विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है कि जो भी यूके से आता है सबका प्रॉपर टेस्ट और उसकी रिपोर्ट्स और उसे क्वारंटाइन करना ये निहायत जरूरी हो गया है। क्यों? देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी सीमित है और उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश अब बची नहीं है। जिस तरीके से आर्थिक मंदी, जीडीपी माइनस में जाना, तो हम पहले ही इतने पिछड़ चुके हैं कोविड से, और फिर उसका एक नया रूप आने से जो उसका विविध चेहरा सामने आ रहा है, तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो भी लिमिटेड है। उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि भी हम और उसको एक्सपेंड कर पाए। कुछ फाइनेंशियल मैटर है, तो हर एक का अपना एक दायित्व बनता है कि देखिए, सुरक्षा और सावधानी बहुत जरूरी है। देखिए और आरबी उसी के उपाध्याय जी, तहत लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कोरोना के नए नए प्रकार और रूप सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन को लेकर अभी तक कहीं से भी कोई संतोषजनक खबर नहीं मिल पाई है, जबकि हमारे ही देश में अलग अलग जगहों पर कोरोना वैक्सीन का काम चल रहा है। किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्या वाकई में आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन मिल पाएगी या नहीं, या फिर इसी तरीके से कोरोना अलग अलग तरीके से दस्तक देता रहेगा? देखिए पल्लवी, कोई भी वैक्सीन का एक प्रोसीजर होता है और वो सारे प्रोसीजर फॉलो करने में समय लगता है। देखिए, कोई भी वायरस, जब नया वायरस आता है पल्लवी, तो उसकी पहले से तो कोई इतिहास होता नहीं, हिस्ट्री होती नहीं है उसकी। तो उस पर स्टडी होती है वायरस पर, फिर रिसर्च होती है। रिसर्च के बाद में फिर आप कहते हैं कि भी
जो टीका है वो बनाया जाता है और फिर वो लगता है तो उसके साइड इफेक्ट की स्टडी की जाती है। पहले ट्रायल बेस पे आता है, ट्रायल बेस पे कितने में क्या क्या उसमें सिम्टम्स और नए आए, तो उसके साइड इफेक्ट की स्टडी करने के बाद में तब फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस है उसका। और भारत में जिस तरीके से अभी 2-3 लैब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भी जो कोरोना की वैक्सीन है जल्दी ही भारत के नागरिकों को सुलभ होगी और सबको सुलभ होगी। लेकिन जिस तरीके से वायरस देखिए नए नए प्रकार से अपने रूप बदल रहा है, तो फिर एक मुसीबत उस वैक्सीनेशन के सामने आएगी कि हमने जो टीका लगाया है वो जो नया प्रकार का जो नए रूप में जो वायरस आया है उस पर कितना प्रभावी होता है। क्यों अभी तक जो टीका बनेगा वो कोविड-19 जो है उसके अकॉर्डिंग यानी उसके ऊपर रिसर्च और टेस्ट करके बनाया गया है। अब नए वायरस जब आएंगे, नए रूप में जब वायरस आएगा, फिर उस पर स्टडी और फिर उसकी सारी थीसिस तैयार करने के बाद में तब फिर उसके लिए बहुत सुधार के बाद एक दूसरी वैक्सीनेशन या दूसरी दवाएं तैयार की जा सकती है, जो कि अभी समय लगेगा। बिल्कुल आरबी जी उपाध्याय जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने इस समय लगातार जो है आतंक फैलाया हुआ है। काफ़ी दहशत का माहौल कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर है। इस बीच यूके से आए 8 यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। खैर, देखने वाली बात यही रहेगी कि भारत सरकार इस नए स्ट्रेन से निपटने के लिए किस तरह से तैयार नजर आती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर से प्रेस वार्ता की है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि वह योगी के मंत्री से खुली बहस करने आए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अभी तक यूपी के मंत्री ने उन्हें जगह और समय नहीं बताया है। वह उन्हें बता रहे हैं कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुका हूं, वहीं आ जाएं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल जी ने जब कहा कि आप यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तब से बीजेपी सरकार बौखला गई है और उनके मंत्रियों ने चुनौती दी कि दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल और उनके मॉडल पर वे खुली बहस के लिए तैयार हैं। उस खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं लखनऊ आया हूं। मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, योगी के मंत्री ने मुझे बहस के लिए बुलाया था। मैंने कहा था कि निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, मुझे समय और जगह बता दीजिए, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे समय और जगह नहीं बताई है। उत्तर प्रदेश के लोग पिछले 70 साल से इंतजार कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार आए जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, स्कूल अच्छे कर सके, अस्पताल अच्छे कर सके, बिजली सस्ती दे सके, पानी दे सके, रोजगार दे सके, किसानों के साथ न्याय कर सके। लेकिन पिछले 70 साल से बार बार लोग ठगे गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जब ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी आगामी विधानसभा का, तो उसके बाद से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम बौखला गई और उनके नेताओं ने, योगी जी के मंत्रियों ने चुनौती देके कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में जो मॉडल है गवर्नेंस का 5 साल का और हमारा जो मॉडल है योगी जी का 5 साल का, उस पर वो खुली बहस के लिए तैयार हैं। उस खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं आज लखनऊ आया हूँ। मैंने उसी वक्त मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को कहा था कि और मसले पर चर्चा के लिए आरबी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, क्या कुछ भविष्य आप आम आदमी पार्टी का लखनऊ यूपी में देख रहे हैं? आज जिस तरह से लखनऊ पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया, वहां उन्होंने प्रेस वार्ता भी की, यूपी की योगी सरकार पर जमकर उन्होंने तमाम जो है हमले बोले हैं। अब वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भविष्य क्या देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का? देखिए, भविष्य जो भी हो, पल्लवी जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। पल्लवी में बार बार कहता हूं कि भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। और वो चाहता है उसके रोजगार की बात हो, भूखा चाहता है रोटी की बात हो, बीमार चाहता है दवा और इलाज की बात हो। तो देखिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के परिदृश्य में आप बात कर रहे हैं, तो देखिए पल्लवी, एक मॉडल दिल्ली में गवर्नेंस का है और वो गवर्नेंस मॉडल किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, इन सब चीजों पर
कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, जो मजदूर है, गरीब है, उसके हित का मॉडल है। और देखिए, सरकारी स्कूलों का जो दिल्ली में कायाकल्प हुआ है वो भी किसी से छुपा नहीं है। पहले होता था कि भी जो प्राइवेट स्कूल्स होते थे उनकी आलीशान बिल्डिंगें होती थी, स्विमिंग पूल और वाईफाई और कंप्यूटर शिक्षा, खेलने के लिए प्लेग्राउंड, स्टेडियम। लेकिन उस भ्रम को तोड़ा। देखिए, सरकारी स्कूलों में आप देखेंगे स्विमिंग पूल, और बड़े अच्छी क्वालिटी के स्विमिंग पूल से कहते हैं, और जो स्टेडियम है देखेंगे बहुत उम्दा क्वालिटी के स्टेडियम। तो और उसी का परिणाम है कि भी शिक्षा का जो स्तर है वो सुधरा, और जो रिजल्ट है वो 98% एक्चुअल में पहुंचा है। तो सरकार का जो मॉडल है, उस मॉडल को लेके वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में देखिए आम आदमी पार्टी जाएगी। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने बीएसपी की सरकार देखी है, एसपी की सरकार देखी है, और अब बीजेपी की सरकार भी देख रहे हैं। तो और देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से वो उत्तर प्रदेश जाते हैं और उनके बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और जब वो जाके उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल देखते हैं तो उन्हें बड़ा एक कंपैरिजन करके दुख होता है। और बहुत लंबी बहस पर न जाके पल्लवी, मैं बता दूं, जो बॉर्डर पे स्कूल हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उनमें सबसे ज्यादा असर होता है। उसका परिणाम क्या है कि दिल्ली के सराउंडिंग में जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, तो उत्तर प्रदेश के वो जो निवासी हैं वो अपने बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, और उनको पास पड़ते हैं बॉर्डर के स्कूल, और वहां तक आने जाने का खर्च करके किसी भी तरीके से वो अपने बच्चे को वहां एडमिशन कराने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन हर एक की एक सीमा है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में अच्छे स्कूल हो तो कौन चाहेगा कि उसका बच्चा उत्तर प्रदेश छोड़ के दिल्ली पढ़ने जाए। अपने बच्चे को हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर के पास में अच्छा स्कूल हो और वहां वो अपने बच्चे को पढ़ाए। तो कोई दो राय नहीं है कि लोगों को मॉडल अच्छा लगेगा। और देखिए, टेस्टेड है, ये नहीं है कोई हवा हवाई है भाई। रिजल्ट भी आपके सामने है, स्कूलों की बिल्डिंग है, आते जाते जो लोग हैं दिल्ली आते हैं जाते हैं, वो देखते हैं और रिश्तेदारों से चर्चा करते हैं तो उनका भ्रम दूर होता है। वही उत्तर प्रदेश के स्कूल है जहां बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत उत्तर प्रदेश में है, तब वो दिल्ली के लेवल पर कहीं कम्पीट कर पाएंगे। ये बात अलग है कि भी खुली चुनौती आप मीडिया के सामने दे रहे हैं कि भी गवर्नेंस मॉडल पर बात कर लें। किस गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं? आज भी व्यक्ति बीमार होता है उत्तर प्रदेश में तो उसकी प्राथमिकता होती है कि मैं दिल्ली के बड़े अस्पताल में जाके इलाज कराऊं। तो अगर अच्छा इलाज, मैं बताता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में अवेलेबल होगा, मिलेगा, वो सुविधाएं मिलेंगी, तो व्यक्ति क्यों अपना घर छोड़कर दिल्ली में इलाज कराने आएगा। मैं दिल्ली की बात करूं तो एक जीटीबी हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल बिल्कुल बॉर्डर पर है। पल्लवी, वहां जाके देखेंगे तो बहुत ज्यादा परसेंटेज उत्तर प्रदेश के जो पेशेंट हैं वो इलाज करा रहे होते हैं। बिल्कुल, तो क्यों आते हैं? बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, आपकी बात एकदम सही है कि अंततः बात मुद्दों की ही होनी चाहिए कि किस तरह से आप रोजगार प्रदान कर पा रहे हैं, चिकित्सा सुविधा क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, और इन्हीं मुद्दों पर वाकई में बहस होनी चाहिए और चुनाव भी इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो खुली बहस के लिए तैयार है। सरकार के जो मंत्री हैं वो हमें अभी भी समय बता दें, हम उसी समय पर उसी स्थान पर पहुंचकर शिक्षा के स्तर को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। सरकार से बातचीत को लेकर किसान आज मीटिंग करने वाले हैं। इसमें पंजाब और राष्ट्रीय किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे। वे तय करेंगे कि सरकार से चर्चा करनी है या नहीं। सरकार की तरफ से रविवार रात किसानों को बातचीत के न्योते का पत्र भेजा गया था। दूसरी तरफ किसान नेता हन्नान मोहल्ला ने कहा कि सरकार दिखावा कर रही है, एजेंडे पर चर्चा नहीं चाह रही। बातचीत करनी है तो हमारे एजेंडे पर ही हो। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने 5 पेज का गोलमोल प्रपोजल भेजा है। इसमें पुरानी बातों पर ही जोर है। सरकार ने वही पॉइंट भेजे जो 9 दिसंबर के प्रपोजल में थे। सरकार पुराने प्रपोजल पर ही बातचीत चाहती है। कानून रद्द करने और एमएसपी पर नया कानून लाने की मांग पर चर्चा नहीं चाहती। एक बात और बताना चाहते हैं कि जो बीजेपी लीडर पंजाब के किसानों बारे में गलत बोलते हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ठंड से डर के भाग जाएंगे, शायद उनको एक बार हमारा इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए कि हम वो हैं, ना तो हम सर्दी से डरते हैं, ना हम तलवारों से डरते हैं। यहीं पर डटे रहेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होती। मेरा नाम लखवीर सिंह है जी। ਇਹ ਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹਫਤਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ बीजेपी लीडर ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, 2-4 रोज और बैठेंगे, जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ से चले जाएंगे। तो जो वो बात थी वो मेरे दिल को लगी कि यार किसानों को ये खालिस्तानी बोल रहे हैं, अतवादी बोल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले परसों से हम स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं आया था, तो मैं सोचा भी इनके ये गलतफहमी भी निकालनी है। तो किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। सरकार से बातचीत को लेकर किसानों की मीटिंग है। इसमें पंजाब और राष्ट्रीय किसान संगठनों के नेता शामिल रहेंगे। वह ये तय करने वाले हैं कि सरकार से चर्चा करनी है या नहीं। सरकार की तरफ से रविवार रात किसानों को बातचीत के न्योते का पत्र भेजा गया था। दूसरी तरफ किसान नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस पूरे मसले पर सिर्फ दिखावा कर रही है, एजेंडे पर चर्चा नहीं चाह रही। बातचीत करनी है तो हमारे एजेंडे पर ही हो। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने 5 पेज का गोलमोल प्रपोजल भेजा है। इसमें पुरानी बातों पर ही जोर है। सरकार ने वही पॉइंट भेजे जो 9 दिसंबर के प्रपोजल में थे। सरकार पुराने प्रपोजल पर बातचीत चाहती है। कानून रद्द करने और एमएसपी पर नया कानून लाने की मांग पर चर्चा नहीं चाहती। किसान आंदोलन अभी भी लगातार जारी है। 27 दिनों से किसान इस आंदोलन पर बैठे हुए हैं। दिल्ली की सड़कों को फिलहाल जाम किया हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे कई लोगों पर एक्शन हुआ है। मुंबई के क्लब में पार्टी कर रहे करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों में कई सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, गायक गुरु रंधावा समेत अन्य लोग शामिल थे। हालांकि सुरेश रैना, गुरु रंधावा को बाद में बेल मिल गई। मुंबई में एयरपोर्ट के पास मौजूद JW मैरियट होटल के क्लब में ये पार्टी चल रही थी, जिसमें कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। कोरोना के बढ़ते
खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। सिनेमा और खेल जगत के कुछ सितारे इस नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर मुंबई के इस क्लब में पार्टी कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि इस पार्टी में क्रिकेटर, गायक समेत कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी में मौजूद कई लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। कोरोना काल में सितारों को इस पार्टी की खबर से हर कोई हैरान है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस के एक अधिकारी विश्वास नागर पाटिल ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र शासन ने कर्फ्यू रात के 11 बजे के बाद और विहित समय में पब, डिस्कोज, ये नाइट एस्टेब्लिशमेंट बंद करना चाहिए। कल तकरीबन 3 बजे अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट के आसपास ये पब में कुछ 27 ग्राहक और 7 मैनेजमेंट के लोग, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। 188, 188 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 33 W ऑफ मुंबई पुलिस एक्ट। तो इसमें इन लोगों को, जो महिलाएं हैं, उनको 41 D का नोटिस देके उनको छोड़ा गया था। जो कस्टमर्स थे उनको अरेस्ट करके बेल आउट किया गया है। मैनेजमेंट के लोगों पे कार्रवाई चल रही है पुलिस स्टेशन में। तो बेसिकली ये इन व्यू ऑफ कोविड मुंबई पुलिस ने एक रात को जो एक्टिविटी चलती है उस पर कार्रवाई शुरू की। सेलिब्रिटीज भी वहां पर मिले थे, क्या कुछ जानकारी उस बारे में? देखिए, ये कोई ड्रग्स या रेव की कार्रवाई नहीं है। ये दारू पी के कुछ लोग लेट नाइट पार्टी कर रहे थे, इसलिए नाम लेना हमने। सेलिब्रिटी थे क्या उसमें सर? उसमें कौन सेलिब्रिटी, क्या डेफिनेशन, आई डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी इस समय जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। मुंबई के एक क्लब में छापेमार की कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि कई सेलिब्रिटी भी इस पार्टी में शामिल थे। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कल देर शाम से ही जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। उसके बावजूद मुंबई अंधेरी के इलाके में इस तरह से ड्रैगन फ्लाई नाम के जो है पब में सीधे तौर पे जो है नाइट पार्टी की जा रही थी। इस दौरान तमाम सेलिब्रिटी के अलावा क्रिकेटर भी मौजूद थे, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब 34 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, जो कार्रवाई 188 के तहत की गई है। सत्यप्रकाश, 34 लोगों पर यह कार्रवाई हुई है। आपसे जानकारी चाहेंगे कि किन किन सेलिब्रिटीज का नाम इस पार्टी में शामिल अभी बताया जा रहा है। देखिए, टॉप सिंगर से लेकर क्रिकेटर सुरेश रैना मौजूद थे, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि सुरेश रैना और क्रिकेटर जो है पब के पिछले दरवाजे से निकल चुके हैं। लेकिन जो कार्रवाई हुई है उनके ऊपर भी 188 की कार्रवाई की गई है। हालांकि सुरेश रैना ने लिखित बयान जारी करते हुए कहा था कि उनको इस तरह की जानकारी नहीं थी। हालांकि हम उनको खाली ये बताया कि पार्टी में शामिल होकर खाना खाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस तरह से ड्रग परोसा जाएगा या इस तरह की पार्टी होगी, उनको इस जानकारी नहीं थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस लगातार इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही थी, तो जानकारी ले रही थी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बताया जा रहा है कि करिश्मा तन्ना की पार्टी थी और इसमें सुजैन खान भी मौजूद थी। देखिए, मुंबई पुलिस बिल्कुल भी इस तरफ नहीं है कि बाकी लोगों का नामों का खुलासा किया जाए, लेकिन मुंबई पुलिस लगातार ये कह रही है कि तमाम सेलिब्रिटी के अलावा, क्रिकेटर के अलावा और संगीतकार भी मौजूद थे, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि 27 सेलिब्रिटी के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें से 7 जो है मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट की तरफ से थे। वही बताया जा रहा है करीब 19 लोग दिल्ली और मुंबई से इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे, जबकि अन्य लोग मुंबई के इलाके से ही रहने वाले हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जानकारी मिल रही है कि जिन सेलिब्रिटीज को हिरासत में लिया गया था उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है और होटल मैनेजमेंट वाले लोगों पर अभी भी कार्रवाई जारी है और वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए, 188 की कार्रवाई में हालांकि अवेलेबल ऑफेंस है, वक्त जरूर लगता है, लेकिन 35-34 लोग हैं, उनके ऊपर एक के बाद कार्रवाई होना, उनका प्रोसीजर चेक करना, तो तमाम वक्त लगता है। ऐसे में अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विश्वास नागर पाटिल ने भी साफ तौर पर कहा है कि अभी भी कार्रवाई चल रही है। हालांकि लंबा वक्त और लग सकता है, क्योंकि एक के बाद एक जो है कार्रवाई की जा रही है और उनको धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल है सत्यप्रकाश, पुलिस को जानकारी कैसे मिली थी कि इस क्लब में पार्टी चल रही है और इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पार्टी में शामिल हैं? देखिए, मुंबई में अगर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, इसका मतलब 11 बजे के बाद कोई भी चीजें इस तरह की नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से चीजें होती है तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है इस कार्रवाई को लेकर। ऐसे में यह भी आह्वान किया गया कि आज के बाद मुंबई पुलिस लगातार 11 बजे के बाद
होटल पब रेस्टोरेंट को बंद करवाएगी और उनके ऊपर इस तरह की अगर चीजें पाई जाती तो कार्रवाई करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि एक क्लब में ये पार्टी चल रही थी। फिलहाल 34 लोगों पर इस मामले में कार्रवाई की गई है और इनमें कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।